ये जो प्राइज दिया गया है वो किस फील्ड में दिया गया है, वो उन्होंने क्या काम किया है, उसका हमारी जिंदगी में क्या असर है। और ये जो है इनकी उम्र अभी 90 साल है। इन्होंने बचपन से लेके अभी तक अ, क्या किया, शुरू में कैसे पढ़ाई की और फिर कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचे, इसके बारे में हम लोग एक शॉर्ट में इनका लाइफ बायोग्राफी देखेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। आखिर में हम ये चाहेंगे कि अगर आपको कुछ सवालात हैं या आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सेशन के आखिर में हम लोग इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये नोबेल प्राइज है क्या, और हम लोग इसकी क्यों बात कर रहे हैं। तो नोबेल प्राइज जो है ये साइंस और टेक्नोलॉजी की 6 फील्ड्स में एवरी ईयर दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी ये सन 1901 में हुई थी, दिसंबर 10 में फर्स्ट टाइम जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये नाम जो है नोबेल प्राइज, ये नाम जुड़ा हुआ है एक साइंटिस्ट से जिनका नाम है अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबल। ये स्वीडन में पैदा हुए थे 1833 में, और इनकी डेथ 1896 में 1896 में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने असल में 1867 में डायनामाइट के ऊपर पेटेंट फाइल किया था। और इनके जो है करीब 200 से ज्यादा पेटेंट है अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे, डिफरेंट एक्सप्लोसिव पे भी इन्होंने काम किया। इनके फादर और इनके ब्रदर और ये तीनों लोगों ने अपनी खुद की एक फर्म बनाई हुई थी, उसी के नाम पे पेटेंट फाइल करते थे और उसको कमर्शियलाइज करते थे। इनके जो एक्सप्लोसिव्स थे वो डिफरेंट चीजों में इस्तेमाल होते थे, कंस्ट्रक्शंस में, पुल बनाने में, माइनिंग में, लेकिन उसी के साथ में वार टाइम पे भी इस्तेमाल होते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी को बहुत सारा फायदा हुआ, जिसकी आज की 2020 में 31 दिसंबर में जो इवेल्युएट किया गया उसकी टोटल जो एसेट की कीमत है वो 631.61 मिलियन डॉलर है, जो उन्होंने उस टाइम पे कमाए थे। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ ही एक्सपेरिमेंट करने के टाइम पे इनके बनाए हुए एक्सप्लोसिव से इनकी भाई की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इनको बहुत शॉक लगा। और फिर बाद में वार में जब इनके डायनामाइट यूज हुए तो बहुत सारे लोगों की जाने गई, तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया। तो गलती का खमियाजा का भुगतने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनकी कंपनी ने जितना पैसा कमाया था, इन्होंने मरने से पहले सन 1985 में इन्होंने एक अपनी वसीयत लिखी, विल लिखा। उसमें लिखा कि वो लोग जो पिछले साल लोगों की, इंसानियत की भलाई के लिए काम करेंगे, उनको मेरे जो पूरा कमाई है उसमें से कुछ हिस्सा उनको एज ए प्राइज दिया जाएगा। तो ये उनकी जो वसीयत थी, विल थी, उसी के ऊपर ये नोबेल प्राइज बेस किया गया। और उसमें जो है स्टार्टिंग के टाइम से 5 एरिया थे, जिसे फिजिक्स था, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ये 5 एरियाज में उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने विल के अंदर कि इन फील्ड में मेरे पैसे से लोगों को इनामत दिए जाएंगे। फिर बाद में 1969 में एक रिक्स बैंक में जो है ये प्राइज ऐड किया, जिसको हम लोग इकोनॉमिक साइंसेस कहते हैं, जिसको 1969 में ऐड किया गया। ये नोबेल प्राइज का पार्ट नहीं है, बट इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका पूरा मैनेजमेंट और अनाउंसमेंट ये जो वही टीम करती है जो नोबेल प्राइज करती है। तो इस तरह से देखा जाए कि आज के डेट में हमारे पास 6 डिफरेंट नोबेल प्राइजेस है जो दिए जाते हैं एवरी ईयर। तो जैसे हमने देखा कि फर्स्ट टाइम 1901 में जो नोबेल की 5th डेथ एनिवर्सरी थी, उस टाइम पे फर्स्ट नोबेल प्राइज दुनिया में दिया गया। अब हम देखते हैं कि भाई ठीक है, दुनिया में लोगों ने नोबेल प्राइज पाया, तो हिंदुस्तान में हमारे पास कितने नोबेल प्राइज आए। तो इंडिया में जो नोबेल प्राइज आए हैं ये टोटल 12 आए हैं अभी तक। इसको हम लोग 3 पार्ट में देख सकते हैं।
पहला पार्ट ये है कि उस टाइम जब ब्रिटिश थे यहाँ पे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो था, 1913 और 1913 और 1930 में हमको 2 नोबेल प्राइज मिले थे, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में और सीवी रमन को फिजिक्स में। फिर उसके बाद जब इंडिया फ्री हो गया, उस टाइम पे हमारे पास 3 नोबेल प्राइज आए। मदर टेरेसा को 1979 में, अमर सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, मदर टेरेसा को पीस के लिए, एंड 2014 में कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए। कैलाश सत्यार्थी का अभी रिसेंट है, हम लोगों को पता होगा, हमने न्यूज में देखा था। इन्होंने चाइल्ड लेबर के ऊपर में काम किया था और लिटरेसी के ऊपर काम किया था। जो बच्चे स्कूल ना जाके छोटी छोटी दुकानों में काम करने लगते हैं, उनके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। उनके एफर्ट से बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बदल गई। इसके इन काम को रिकॉग्नाइज किया गया और फिर इनको पीस प्राइज दिया गया 2014 में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीसरा जो ग्रुप है, ये वो इंडियन है जो बाहर रहते हैं, है ना। जैसे 1968 में हरगोविंद खुराना को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला था, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स में मिला था, 2009 में वेंकी रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में मिला था, 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला था। और फिर ऐसे लोग जो फॉरनर थे लेकिन इंडिया में रह रहे थे, यानी उनका बर्थ प्लेस इंडिया था लेकिन एक्चुअली वो फॉरनर थे, ऐसे 3 है। रोनाल्ड रॉस है, रुडयार्ड किपलिंग है, एंड 14th लाई लामा। ये 3 लोगों को जो है जो इंडियन नहीं है बट उनका बर्थ प्लेस यहाँ पे था। तो इस तरह से टोटल 12 हमारे पास नोबेल प्राइज है। इसमें हम लोग नोटिस कर सकते हैं, जो कि लोग अमूमन नोटिस करते हैं, उसको हाईलाइट भी करते हैं कि हम जब ब्रिटिश रूल के अंदर थे तो हमारे पास लिटरेचर में और फिजिक्स में नोबेल प्राइज आए थे, लेकिन जब हम फ्री हो गए तो हमारे पास अब साइंसेज में नोबेल प्राइज नहीं आए, इकोनॉमिक्स और पीस में आए। तो इस साल जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया, इसका ये था कि जो टॉपिक था जिसके ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया, दैट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। कि दुनिया में जो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उनको ह्यूमन कैसे समझ सकता है। तो उसमें 2 एग्जांपल नंबर 1 था फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट क्वालिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो हम समझते हैं आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग एंड वेदर, फ्लड, ड्रॉट, ये सब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है और हमारी जिंदगियों पे ज्यादा असर करने लगा है। तो आज के डेट में पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो इसको एज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसीडर करके इसके ऊपर नोबेल प्राइज दिया गया। इसको 2 लोगों को जॉइंटली दिया गया, क्लास हसलमैन को और सुकुरो मनाबे। तो हम लोग सुकुरो मनाबे के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इन दोनों को जॉइंटली ये प्राइज दिया गया था, लेफ्ट से पहले और दूसरे। फिर जो तीसरा नाम आता है जो जॉर्जी पेरिसी का, इन्होंने जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम दूसरा जो इन्होंने इसके ऊपर स्टडी किया, ये है कि इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल। मतलब दुनिया में जो सबसे छोटी चीज होती है जिसको हम लोग मैटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसमें अगर कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं या डिसऑर्डर होता है तो उसका इफेक्ट प्लेनेटरी स्केल पे, यानी कि अर्थ और दूसरे जो प्लेनेट सन के अराउंड मूव करते, वहां पे वो कैसे कनेक्टेड होता है, इसको समझने के लिए उन्होंने काम किया। इसी के ऊपर में जो है हमको ये दूसरा फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस साल का दिया गया जॉर्जियो पेरिसी को। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था नोबेल प्राइज का फिजिक्स में इस साल का, वो था ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट से रिलेटेड। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, क्लाइमेट चेंज है क्या, ये हमको समझना है। तो हम समझ पाएंगे कि जो उन्होंने काम किया वो क्या काम किया और किसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो इसमें हम देखते हैं 2 चीजें आई हमारे सामने, एक है क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। और ये दोनों चीजें ऐसी है जो हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर में और दूसरे जरिए से ये अक्सर सुनते रहते हैं।
देखते हैं ये क्या चीजें हैं। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज में हम तीन फैक्टर देखते हैं। नंबर एक, मेनली तीन फैक्टर देखते हैं। टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर कितना हो रहा है थ्रू आउट द ईयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हम ऐसे जनरली समझ सकते हैं बारिश, लेकिन बारिश के साथ में कभी ओले भी पड़ते हैं, स्नोफॉल भी होता है, तो ये सारी चीजें प्रेसिपिटेशन कहलाती है। और विंड पैटर्न की जो टाइफून आते हैं, साइक्लोन आते हैं, आंधी आती है, और नॉर्मल ब्रीज जो होती है, ये इनका एक पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न जो है ओवर सेवरल डिकेड्स और लॉन्गर, यानी कि कई दशक तक या उससे ज्यादा, यानी 100 साल तक उसका ओवरऑल बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। यानी ओवरऑल टेम्परेचर अर्थ का कैसे चेंज हो रहा है, या जो बारिश के पैटर्न है ओवरऑल दशकों में या 100 सालों में कैसे चेंज हो रहे हैं, या विंड पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं। तीन चीजों का हम जब स्टडी करते हैं ओवर द टाइम, तो ये बोलते हैं क्लाइमेट। अब इसमें जो चेंजेस होते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज जो होता है ये कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, और लोकल लेवल भी हो सकता है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ये पूना के लेवल पे भी हो रहा है, लेकिन इंडिया के लेवल पे भी हो रहा है। एट द सेम टाइम हम ये भी बोल सकते हैं कि एशिया के लेवल पे हो रहा है। तो ये अलग अलग स्केल पे हो सकता है। अब क्लाइमेट चेंज जो होता है उसमें दो फैक्टर होते हैं मेनली। ये क्लाइमेट जो होता है नेचुरल चेंजेस की वजह से हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, उसकी वजह से पूरा क्लाइमेट चेंज हो गया। या तो फिर दूसरा जो फैक्टर होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज होता है। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में मेनली हमारा होता है ट्रांसपोर्ट, माइनिंग जो होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फैक्ट्रीज जो होती है, या हम लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये जो है ना मेजर फैक्टर होते हैं, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। ये मेजर फैक्टर होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। जो दूसरी पार्ट है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है ये राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस, जमीन के सतह के ऊपर जो टेम्परेचर है वो कैसे चेंज होता है, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लोकल किसी सिटी या किसी कंट्री की बात नहीं होती है। तो अगर पूरे अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग हैपनिंग। ओवरऑल टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, फ्लक्चुएशंस ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, बट ओवरऑल इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और इसमें ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉज बताए जाते हैं वो मोस्टली जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ के अराउंड टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसमें कुछ एविडेंस है जो लोगों ने कलेक्ट किए हैं। आई मीन क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बहुत हाई स्केल पे हो रही होती है, यानी जो चेंजेस होते हैं वो इंसान की लाइफ से काफी ज्यादा टाइम में होते हैं। मीनिंग 100 साल, 200 साल, 1500 साल, इतने लॉन्ग टाइम स्केल पे ये चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इंसान अपनी जिंदगी में हो सकता है उसको समझे भी नहीं। अगर हम कुछ सालों की बात करें कि भाई मेरे बचपन में ऐसा था, अभी तो ऐसा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट के लिए ये टाइम स्केल बहुत छोटे माने जाते हैं, तो हम उसको सेंस नहीं कर पाते। लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, हमारे पास 1500 साल का डेटा रहता है, तो हम देखते हैं कि भाई 1500 सालों में ओवरऑल क्या हुआ। तो यहाँ पे एक सी आइस का एक इमेज दिखा रहा है, नासा की वेबसाइट से लिया गया है ये, जिसमें दिखा रहा है 1979 में। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये 1979 का ये इमेज है, और ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ये सब आइस है। अब हम जब 2020 में आते हैं, 2020 में आते हैं, तो हम देखते हैं कि ये आइस इतना बचा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि 1979 से 2020 तक आने में इतना आइस मेल्ट हो चुका है। अब इसको कोई भी आदमी डिनाई नहीं कर सकता, मेल्ट हुआ है तो हुआ है, इसका रीजन कुछ भी हो, क्या भी हो, इसका इंपैक्ट हो नहीं हो, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट ये चीज हुई है, ये ऑब्जर्व कर ली लोगों ने, और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये हो रहा है। अब सवाल ये होता है कि भाई ये हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट हमारी लाइफ पे है। यही चीज जो होती है वो क्लाइमेट में जो लोग मॉडल करते हैं, जो क्लाइमेट स्टडी करते हैं, वही कोरिलेशन निकालते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है, तो उसका इफेक्ट जो होता है वो ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर होता है। तो हम देखते हैं 2002 में पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है ना वो ऐसा देखिए,
लेकिन हम जब 2016 में देखते हैं तो टेम्परेचर ऐसा हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो होता है 2002 में बहुत कम होती है ओवरऑल पूरी दुनिया में। लेकिन जब 2016 की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है देखिए यहाँ पे कम, सब जगह बहुत ज्यादा हो गई, यानी ओवरऑल सारी कंट्रीज में कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और वो कंज्यूम नहीं हो रही है, और एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो सारी जो है हमारे एटमोस्फियर में जाके कलेक्ट हो जा रही है, और हम जब उसका मैप बनाते हैं थ्रू सैटेलाइट तो हमको ये मैप दिखाई देता है। फिर इसी तरह से ग्लोबल टेम्परेचर, जैसे 1984 में हम देखते हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर हमारा बहुत कम रहता है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो पोल्स की तरफ है देखिए काफी ठंडे हैं, यानी कनाडा का एरिया, अपना चाइना, उसके बाद की यूरोप के बहुत सारे एरिया जो है वो बहुत कोल्ड है। लेकिन जब हम इधर आते हैं 2020 की बात कर रहे होते हैं पिछले साल की, तो ये जो मैप दिखा रहा है ये कह रहा है कि देखिए ये बहुत सारा यूरोप का पूरा एरिया बहुत हॉट हो चुका है, मिडिल ईस्ट का बहुत सारा एरिया ड्राई और हॉट हो चुका है, अफ्रीका के कंट्रीज बहुत ड्राई हो चुके हैं, और फिर इंडिया का भी बहुत सारा पार्ट जो है ये हॉट हो रहा है। हालांकि रिलेटिवली इंडिया में उतना नहीं है, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में और ये कंट्रीज में जो है बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से 1984 और 2020 का जो कंपैरिजन देखते हैं तो हमें ड्रास्टिक चेंज दिखाई देता है ग्लोबली। अब क्लाइमेट चेंज से होता क्या है जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एज ए ह्यूमन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑन ए डेली बेसिस। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होते जाए, ये चीज जाके पोल्स पे लोग ऑब्जर्व करते हैं, सैटेलाइट की वजह से भी हमको ये पता लगता है। फिर हम लोग न्यूज में देखते हैं कि वाइल्ड फायर होती है, यानी जंगलों में आग लग जाती है और वो कई कई महीनों तक चलती रहती है। फिर हम देखते हैं कि इंटेंस साइक्लोन्स आते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंस साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फिर हम फ्लड देखते हैं कि फ्लड होती है, हम लोग न्यूज पेपर में देखते रहते हैं कि भाई फ्लड जगह फ्लड होगी, यहाँ पे फ्लड होगी। फिर जो हीट वेव्स का हम लोग बहुत, तो ये हीट वेव आता है। फिर हम लोग पूछा कोई देखते हैं आवाज कि नहीं है। ड्रॉट, ड्रॉट यानी कि सूखा, सूखे के जो है इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं हमारे। हम देखते हैं कि कंट्री में बहुत सारी जगहों पे जो है सूखे के वहां पे जो है बारिश नहीं होती और बहुत सूखा रहता है, वो खुद रुक जाते हैं। तो ठीक है, अभी ये सारी चीजें हो रही है, वाइल्ड फायर हो रहा है, साइक्लोन आ रहा है, फ्लड आ रहा है, हीट वेव्स आ रही है, ड्राउट आ रहा है, तो फिर उससे कुछ रियली फर्क पड़ता है क्या? तो लोगों ने रियली इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज किए हैं, कोरिलेशंस निकाले, और इसमें बताया कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ऐसा हो सकता है कि जो कास्ट ऑफ अडॉप्टिंग कोस्टल एरियाज टू राइजिंग सी लेवल्स, तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया में मोस्टली हमारे बड़े शहर होते हैं, इंडस्ट्रीज होती है समुद्र के किनारे, इसमें सी लेवल बढ़ने की वजह से उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और उनको मेंटेन करने का कास्ट बढ़ जाता है। ज्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है, एक्सर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो लोगों में वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि लोग काम नहीं कर सकते देर तक मेहनत वाले। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसके लिए उनको पाने के लिए अब लड़ाइयां होती हैं, तो उसकी वजह से वार्स शुरू हो जाते हैं, आपस में क्लैश शुरू हो जाता है, दो कम्युनिटी के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में। और हम लोग जानते हैं कि पानी को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत दिनों तक होता रहा, फिर तमिलनाडु और आंध्रा के बीच में, तो इस तरह के कर्नाटका के बीच में, तो इस तरह से बहुत सारे क्लैशेस होते रहते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को लेके होते हैं। फिर फ्रेश वाटर, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। वार्म टेम्परेचर होने की वजह से डिजीजेस का स्प्रेड रेट बहुत फास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि जो बीमारियां महीनों में हमारे पास आती थी, सालों में आती थी या नहीं आती थी, अभी क्या होता है एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में स्प्रेड हो जाती है विद इन ए मंथ और सो। तो हम ओवरऑल ग्लोबल अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम बहुत जल्दी से उससे अफेक्ट हो जाते हैं। एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल फेनोमेना, इसकी वजह से बहुत तेजी से गुर्बत बढ़ती है। बेसिक जो चीजें होती है जैसे खाने पीने की चीजों में कंज्यूमर गुड्स के प्राइस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। लोगों ये जो पैदावार होती है खेतों की, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से चूंकि ड्रॉट हो जाता है, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, ऑब्वियसली उसकी वजह से प्राइस राइज होती है। कभी ऐसा होता है कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा सूखा हो जाता है और वहां पे नेचुरल रिसोर्स ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं रहते, ऑलमोस्ट सब क्लोज हो चुके होते हैं, तो पूरा सिटी या पूरा टाउन वहां से रिलोकेट हो जाता है। अगर आप लोग सर्च करेंगे नेट पे तो देखेंगे
मिडिल ईस्ट के बहुत सारे टाउन्स है जो कभी जमाने में वहाँ बहुत आबाद थे, बहुत सारी बड़ी आबादी थी, लोग रहते थे। और आज के टाइम पे वहाँ पे कोई नहीं है, लोग एक एक करके अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उनके मवेशियों के लिए चारा नहीं है। तो लोग वहाँ छोड़ के दूसरी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको रहने के लिए जगह मिले, खाने के लिए जानवरों के चारा मिले और पीने के लिए पानी मिले। तो ये आज की डेट में हो रहा है, इसके एविडेंसेस है लोगों के पास, और हम खुद भी जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे ढूंढेंगे अगर। अब हम इंडिया की बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो मॉनिटर करती है इंडिया के लिए क्लाइमेट चेंजेस को। और इनकी जो रिपोर्ट है, यहाँ पे हमने इसका वेबसाइट की यूआरएल दिया हुआ, आप जाके आप देखेंगे इनकी रिपोर्ट जो है ना, इसमें मेंशन किया हुआ है टेम्परेचर राइज ओवर इंडिया। इसमें दिखाया हुआ है कि अप्रैल से जून में क्या होता है, ये हमारी समर सीजन होते हैं। तो इसमें जो है 21st सेंचुरी में 1960, 76 और 2005 के बीच को अगर बेसलाइन पकड़ते हैं तो अगले यानी दिस करंट सेंचुरी 21st सेंचुरी में जो है यहाँ पे हीट वेव्स ये 3 से 4 टाइम्स ज्यादा हो गई हैं अप्रैल से जून के महीने में, जो कि पहले इन्हीं हीट वेव्स कम होती थी, अब ज्यादा हो गई है करंट सेंचुरी में। फिर इंडियन ओशियन का हम देखते हैं कि ओवरऑल जो ओशियन का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री से बढ़ गया है। 1951 से 2015 को अगर हम बेसलाइन माने तो उसके कंपैरिजन में हमारा ओशियन का टेम्परेचर जो 1 डिग्री बढ़ चुका है। रेनफॉल में हम देखते हैं कि अगर हम 1951 से 1980 को बेसलाइन मानते हैं तो 1981 से 2011 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें 27% रेनफॉल हमारे यहाँ बढ़ गया है। फिर हम सूखी की बात करते हैं, ड्रॉट की बात करते हैं, तो 1951 से लेके 2016 का अगर ये हम बेस लाइन लेते हैं तो ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ गई है। फिर सी लेवल हम देखते हैं कि सी लेवल 1.06 से 1.75 मिलीमीटर पर ईयर जो है ये इंक्रीज हुआ है 1874 से 2004 के टाइम पे। अगर हम 1993 2017 को इसको हम लोग बेस लाइन मानते हैं तो हम देखते हैं कि अपने इंडिया में ड्रॉट भी बढ़ रहा है, सी लेवल भी बढ़ रहा है। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन पर डिकेड जो है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा हो गई है। अगर हम इसको 2000 लेकर 2018 की बात करते हैं तो इससे पहले जो टाइम था उसमें एवरी डिकेड जो साइक्लोन आते थे उसमें एक जो है बढ़ गया पर डिकेड, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज इंक्रीज इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया में जो उसके इम्पैक्ट होते हैं वो सारे के सारे इम्पैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ने उसको मॉनिटर किया है एंड वी कैन सी सब जगह पे चेंजेस आ रहे हैं। फिर हम जस्ट टू गिव सम एग्जांपल, अगर आप गूगल पे थोड़ा सर्च करते हैं तो ये लिस्ट आती है। अगर इंडिया में हम ड्रॉट की बात करते हैं ना, लिस्ट आती है, यानी ए सीरीज ऑफ न्यूज है जो न्यूज़पेपर में आई है ओवर द इयर्स। आप यूपी का नाम ले लीजिए, गुजरात के ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, एमपी ले लीजिए, पंजाब, उत्तराखंड, यू नेम इट, इट्स देयर। यानी कोई भी स्टेट ऐसा बचा नहीं है जहां पे ड्रॉट नहीं आता है। एट द सेम टाइम जब बारिश का मौसम आता है तो हम देखते हैं कि उन्हीं सारे स्टेट्स में बाढ़ भी आ जाती है। यानी कर्नाटका में, मुंबई में कर्नाटका फ्लड 2019 की बात हुआ, पुणे में 2019 में हुआ, महाराष्ट्र में 2005 में हुआ, इस साल भी हुआ, तेलंगाना में फ्लड आया है ना, पुणे में फिर फ्लड आया। तो हम देखते हैं कि पुणे में यानी ऐसी जगह पे जो हाइटेड है और यहाँ पे कभी फ्लड के इंसिडेंसेस नहीं रहे, यहाँ पे हो रहे हैं। अभी तिरुपति में यानी बहुत ही कम पीरियड में इतना ज्यादा बारिश हो गई कि वहाँ पूरा एरिया जो पानी से भर गया और पूरी लाइफ जो है वहां की डिस्टर्ब हो गई। तो बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा बारिश होने से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है और जो है फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती है। यानी ऐसी जगहों पे जहां पे लोग इमेजिन भी नहीं करते कि यहाँ पे बारिश हो भी सकती है, वहां पे फ्लड आ जाती है। तो अब ये होता है कि भाई ये सारी चीजें हो रही हैं तो हम कर क्या सकते हैं एज ए रिसर्चर या साइंटिस्ट, लोग क्या करते हैं इसमें। तो इसेंशियली ये होता है कि कॉम्प्लेक्स जो फिनोमेना होती है उसको हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल असल में वो नेचर लॉज ऑफ नेचर होते हैं जिनको लोगों ने मैथमेटिकली डिफाइन किया होता है। अब क्या होता है कि उनको लेके हम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में लॉज को अप्लाई करते हैं और उसके बेस पे मॉडल बनाते हैं। जनरली क्या होता है कि थ्योरेटिकल मॉडल जो होता है उसको बिना सॉल्व किए हम वैल्यूज नहीं पाते, तो थ्योरेटिकल मॉडल को हमको क्या होता है न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है। अब हम अगर हमारे पास क्लाइमेट के मॉडल है तो हम उससे ना बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।
They are important tool for improving our understanding and predictability of the climate behavior on seasonal, annual, decade and centennial level. यानी कि अगर हमारे पास मॉडल है तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, सीजनल चेंजेस कैसे होंगे, एनुअली क्या होगा, यानी इंडिया में एनुअल रेनफॉल अगर है उसके ऊपर प्रिडिक्शन करना है कि भाई अगले साल कम होगी कि ज्यादा होगी, तो ये कर सकते हैं, वहां पे डिकेड का कर सकते हैं और सेंचुरीज का भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मॉडल से हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ये नेचर की वजह से हो रहा है या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। अगर ये नेचर की वजह से हो रहा है और हमें पता लग जाए कि भाई फला टाइम पे फला चीज होने वाली है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां के लोगों को वहां से हटा सकते हैं। जैसे अभी जो गुजरात का तो आया था साइक्लोन, तो हमें पता था, उसके ट्रेजेक्ट्री साइंटिस्ट ने रिलीज कर दी थी कि ये जो पाथ है वो ये वाला पाथ लेने वाला है, तो उसके आसपास के 1.52 किलोमीटर के रेंजेस में जाके आर्मी ने वो पूरा एरिया खाली करा दिया। ऑब्वियसली लोगों के घर और उनके खेती और बागात को नुकसान होते हैं, लेकिन जाने बच जाती है क्योंकि हमें पता लग गया कि ये इस पाथ को ट्रेवल करने वाला। अगर वो चीज ह्यूमन एक्टिविटी से हो रही है तो हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर किसी नेशन में कोई ह्यूमन एक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो वहां पे जो पॉलिसी मेकर्स है, गवर्नमेंट बॉडीज है, वो अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है या उसके सब्स्टिट्यूट ले सकती है, सच दैट कि उससे क्लाइमेट के जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो इस तरह से हमारे मॉडल जो होते हैं हमको प्लानिंग में और अपने आप को जो है अर्ली अलार्म सिस्टम के जैसा काम करते हैं, ताकि हम लोगों की जानें और उनके माल बचा सकें। फिर the results and projections provide essential information for better information decision national region and local importance। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, तो ये इनका फायदा होता है। अब ये होता है कि ये मॉडल बनते कैसे और उसके लिए लोगों ने क्या किया। तो ये जो हमारा इस साल का जो नोबेल प्राइज था, ये असल में इसी फंडामेंटल रिसर्च को ले दिया गया था कि इन्होंने सुकोरो मानाबे ने वो मॉडल बनाया, यू कैन से उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी उसके ऊपर। जो 1967 में उन्होंने मॉडल बनाया था वो अब जाके रिकॉग्नाइज हुआ और लोगों ने उसका वैल्यू 1992 में देखा, और फिर उनकी जो काम को सराहा गया और उसको काम के जो रिजल्ट थे उसको लेकर लोगों ने एक्चुअली पॉलिसी वगैरह बनाई और आने वाले दिनों में उसके प्रेडिक्शन जो थे वो सही पाए गए। तो इस तरह से जो मॉडल था ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो गया और उसी की बुनियाद पर उनको ये दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। तो हम देखते हैं कि भाई उनका मॉडल था क्या कायदे में। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का हम लोग देखते हैं कि जो मेजर फैक्टर है वो ग्लोबल टेम्परेचर है। अब अगर ग्लोबल टेम्परेचर कोई मॉनिटर प्रेडिक्ट कर ले तो बहुत सारी जो दूसरी फेनोमेना है वो उससे कनेक्टेड है, तो उसको भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मॉडल उन्होंने बनाया था ये था, उनका जो क्लाइमेट चेंज का जो मॉडल था वो ये था कि ये सन है और ये अर्थ सरफेस है। अब सन क्या करता है कि सन से जो है रेडिएशन जो होती है ट्रेवल करते हुए वो आती है। ट्रेवल करने के पाथ में हमारा एटमॉस्फेयर आता है ना। अभी एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये असल में गैसेज है, इसमें वाटर मॉइस्ट भी होता है और दूसरी गैसेज भी होती है, ये एक थिक लेयर होती है गैसेज की। अब जैसे ही वो सोलर रेडिएशन अंदर आता है तो बहुत सारी रेडिएशन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में अब्सॉर्ब हो जाती है। अब उसके बाद ये रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस को हिट करती है, तो अर्थ का सरफेस क्या करता है कि इनकी रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है ना। इसकी वजह से क्या होता है, जमीन हमारी गर्म हो जाती है। तो जब हम लोग को गर्मी लगती है, धूप लगती है, ये असल में सोलर रेडिएशन जो आती है उसकी वजह से लगती है। फिर जमीन तपने लगती है क्योंकि उसने रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लिया, तो जमीन भी गर्म हो गई। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई बॉडी हॉट होती है वो खुद जो है वो इमिट करना शुरू कर देती है। तो ये इंफ्रारेड हीट रेडिएशन होती है जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन वो महसूस होती है। तो हीट जो होती है ना खुद एक इमिटिंग बॉडी बन जाती है, यानी कि हीट से खुद हीट जो है निकलना, अर्थ से जो है हीट निकलना शुरू हो जाती है। तो हमारी जो अर्थ यानी जमीन है ये खुद एक हीट बॉडी जैसा काम करने लगती है। अब क्या होता है कि ये हीट जो अर्थ से निकलती है इंफ्रारेड, वो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसको सेंस कर सकते हैं, यानी कि टेम्परेचर रहता है उसमें, यू कैन फील की मौसम गर्म हो गया है। तो ये जब आती है और एटमॉस्फेयर को हिट करती है, तो अब इसमें दो चीजें होती है। नंबर एक, इसका कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ जाता है और इसका कुछ पार्ट जो होता है बाहर चला जाता है।
जो पार्ट बाहर चला गया उससे तो हमें ज्यादा कुछ मतलब नहीं, लेकिन जो पार्ट वापस आ गया नीचे, तो आप देखो सन जो है ना, ये तो सन है ही, और ये जमीन तो जमीन है अपनी जगह पे, तो ये जो हीट जो आ रही है इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एटमोस्फियर से पलट के आ रही है, अगर ये चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये चीज अगर कम हो जाए तो जमीन का टेम्परेचर रिलेटिवली कम हो जाएगा। यानी कि एटमोस्फियर जो हो रहा है ये जमीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक की रोल प्ले कर रहा है। अब क्या हो रहा है कि अगर ये एटमोस्फियर में कुछ जो रीजंस है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शंस होते हैं, अगर वो कम ज्यादा होते हैं तो जमीन का टेम्परेचर कम ज्यादा होने लगता है। और फिर जो एटमोस्फियर में हमने देखा कि गैसेस के साथ में वाटर वेपर भी होता है। अब ये जो एटमोस्फियर है, जब ये ठंडा होता है तो इसमें से जो कोल्ड एयर है वो नीचे आती है, और जो ये जमीन पे जब गर्मी होती है तो यहाँ से हॉट एयर जो होती है वो ऊपर जाती है। तो इस तरह से एक हीट का रेडिएशन का मॉडल है, यानी आना और जाना है इसका पाथ है, और दूसरा जो है हमारे गैसेस का है कि यहाँ से वेपर बनती है और ऊपर जाती है गर्म होके, और एटमोस्फेयर से वो नीचे आती है बारिश की शक्ल में, दूसरी शक्लों में। तो इसी को उन्होंने मॉडल किया। अब ये होता है कि भाई ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, और एटमोस्फियर में ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, ये हमने जो है सुना। तो अब ये क्या होता है असल में, तो ग्रीन हाउस जो होता है ना, एक हाउस होता है, लिटरली एक हाउस होता है, जो आदमी के रहने के लिए नहीं होता, बल्कि उसके अंदर जो है वो पौधे उगाए जाते हैं। ये हमने देखे खेतों में लोग बनाते हैं, किसान लोग। इसमें एक खास बात ये रहती है कि इसकी जो खेती होती है, इसके चारों तरफ दीवारें होती है और छत जो होती है पॉलीथीन के बने होते हैं, और इसके अंदर दरवाजे होते हैं जो बंद रहते हैं। अब क्या होता है कि जब सन की रेज अंदर आती है, हाँ, इसका पर्पस ये होता है कि अगर आपके आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, और आपका ऐसा पौधा उगाना चाहते हैं जिसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत होती है, तो आप बाहर अगर इनको रख देंगे तो ये मर जाएंगे। तो ये इनको आर्टिफिशियली एक तरह से कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट बनाने के लिए इस तरह से वो घर बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब सनराइज अंदर आती है तो ये पॉलीथीन की जो छत होती है, दीवारें होती है, उसकी हीट को रोक लेती और जो है बाहर नहीं जाने देती। इसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस, और ये जो बढ़ने की प्रोसेस है इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यही चीज क्या होती है हमारे पूरे अर्थ के ऊपर, हमारी जमीन जो है ना, इसके ऊपर एग्जैक्टली वैसे होता है कि एटमॉस्फेयर होता है ना, वो इसका काम करने लगता है पॉलीथीन का, और जो अर्थ है ये समझो उसका इन्वायरमेंट हो गया इसके अंदर, यानी कि ग्रीन हाउस का अंदर का हिस्सा हो गया, और सन वही है। तो यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मेजर होती है, जिसका काम होता है कि वो रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है और उसके बाद फिर इमिट करती है। अब वो ऑब्जॉर्प्शन और इमिशन में क्या होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाए तो इमिशन ज्यादा हो जाएगा। अब चूंकि इमिशन ज्यादा हो रहा है, वो सारे डायरेक्शन में हो रहा है, तो अर्थ की तरफ होगा। नतीजा ये होता है कि अर्थ जो होता है उसका सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसी चीज को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस होता है जो लोग किसान लोग यूज करते हैं, और ये हमारे सोलर सिस्टम का और अर्थ का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पे इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब इन्होंने जो सुकरो मनाबे है, इन्होंने 1967 में ये मॉडल बनाया था। तो उस टाइम पे लोगों को ये नहीं मालूम था कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसका जो रीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ऑब्जॉर्व करती है और इमिट करती है, लोगों को पता था। लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये चीज जो है लोगों ने को नहीं पता थी। और ये भी नहीं पता थी कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड होने से कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये चीज लोगों को एकदम से नहीं पता थी, और ये चीज उन्होंने अपने मॉडल के जरिए से बनाई। तो ये जो है नीचे जो दिखा रहा है ये जीरो, ये अर्थ का सरफेस है, और ये जो ऊपर की वर्टिकल एक्सिस है ये हमारी हाइट है, ये किलोमीटर में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो किलोमीटर है ना, 40 किलोमीटर, जमीन की सतह से 40 किलोमीटर ऊपर तक का एटमोस्फियर को मॉडल किया है इन्होंने। और ये जो लाल, काली और नीली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन है एटमोस्फियर में, 150 ppm, 300 ppm एंड 600 ppm। तो ppm क्या होता है, ppm जो होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 लाख में एक। तो एक ppm का मतलब होता है 10 लाख में एक। तो 150 मिलियन में ppm का मतलब होता है
150 ppm molecule of carbon dioxide in 10 लाख molecule of other gases। तो इसका मतलब ये होता है। तो हम समझते हैं कि ये बहुत कम है असल में, 150 ppm बहुत छोटी चीज होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए यहाँ पे होता है कि अगर 150 ppm से 300 ppm और 600 ppm पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हो जाती है, तो ये टेम्परेचर आप देखिए कहाँ से कहाँ चला जाता है। ये कुछ 11 13 से लेके 15 18 19 तक चला जाता है, यानी 13 डिग्री से लेके 19 डिग्री तक हो जाता है। और हम समझते हैं कि अर्थ के सरफेस में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यहाँ का पूरा सिस्टम धराम बराम होने लगता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितना स्ट्रांग रोल है हमारे अर्थ के सरफेस को टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, ये इनके मॉडल जो उन्होंने 1967 में बनाया था, इससे प्रूव हो गया। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और दूसरे काम किए, लेकिन हम लोग अभी आते हैं कि असल में उन्होंने उनकी बायोग्राफी क्या थी, वो कौन थे और उन्होंने काम कैसे किया। तो सुकोरो मन्नाबे जो है, ये जापान में, ये इनका जो बर्थ प्लेस है जापान है, और अभी वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए में है। इन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप भी ले ली है, वो जापान के सिटीजन नहीं है अभी, और ये अभी कंप्लीटली वहीं के पे रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये इनका जो बर्थ है वो 21 सितंबर 1931 को हुआ था जापान में। और जापान का एक छोटा सा आइलैंड है, वैसे तो जापान में बहुत सारे आइलैंड है, लेकिन इनका जो गांव था एक बहुत छोटे से आइलैंड में था, जिसका मोस्ट पार्ट जो था वो माउंटेन था। कोस्टल एरिया में एक छोटा सा गांव था इनका। उनके गांव में जो है इनके फादर और ग्रैंडफादर का एक क्लिनिक था। ये दोनों लोग जो है मेडिकल डॉक्टर थे, और एक ही क्लिनिक था पूरे गांव में। और ये जो है अपने डॉक्टर पेरेंट्स के बेटे थे, इनके दूसरे भाई भी थे। तो इन्होंने बचपन में जो ये प्लान किया कि भाई जैसे इनके दूसरे भाई थे वो भी मेडिकल को टारगेट रखा, क्योंकि उनके ये पुश्तैनी पेशा था डॉक्टरी का, दादा भी थे और फादर भी डॉक्टर थे, तो इन्होंने भी सोचा कि मैं भी डॉक्टरी पढ़ूंगा। और इनके भाई भी जो है उन्होंने मेडिकल के लिए प्लान किया, तो उन्होंने बायोलॉजी ले ली स्कूल में। इन्होंने साथ में बायोलॉजी के साथ में मैथ्स और फिजिक्स भी ली, और जो है इनकी स्कूलिंग शुरू हो गई। हम देखते हैं कि 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, यानी कि आप जापान में जब वो थे तो उस टाइम पे उनके बचपन में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था असल में, और उस टाइम पे वो अपने स्कूल में थे, है ना। जब ये अपने स्कूल में थे तो इनका चूंकि ये बहुत रिमोट एरिया में थे, गांव में रहते थे, तो ऐसा उनके गांव में तो कोई वार नहीं था। हाँ, लेकिन जो मेन शहर थे, जैसे हम लोग देखते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए थे यूएस ने, तो ये दो पार्टीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जो कि सितंबर 1939 में शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 तक चला था। इसमें दो ग्रुप थे, दो पावर थे, जर्मनी, इटली एंड जापान, ये एक ग्रुप था, इसको एक्सिस पावर बोलते हैं। फिर फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन, ये जो अलाइज थे। इन्होंने, ये दोनों लोग के बीच में लड़ाइयां थी, और उसी के साथ में इनकी कंट्रीज के और दूसरे जो कंट्रीज थे, जैसे इंडिया था ब्रिटेन के साथ था उस टाइम पे, तो हम लोगों ने ब्रिटेन के साथ लड़ाई की थी। तो कायदे में हम इटली, जापान और जर्मनी के अगेंस्ट में लड़े थे। तो उस टाइम पे जापान के ऊपर यूएस ने बॉम्बिंग की थी, और उस टाइम पे B-24 लिबरेटर, ये इनका बॉम्बर था, बहुत फेमस था, इसको यूएस में बनाया था 1939 में, और 41 में इन्होंने यूके को दिया था, और इसको उन्होंने लड़ाइयों में बहुत ज्यादा यूज किया था बॉम्बर्स को। तो जब मन्नाबे स्कूल में थे तो ये बॉम्बर्स उनके सर के ऊपर से फिरते रहते थे पूरा दिन, और ये जो थे ये अपने स्कूल में जाते थे और पढ़ाई करते थे, और ऊपर से जहाज उड़ते रहते थे। तो ये क्या करते थे कि एक फॉक्सहोल, यानी कि जो बॉम्ब से छुपने के लिए जो जमीन के अंदर गड्ढा बना देते हैं, उसके अंदर छुप के ये पढ़ाई करते थे। तो इनके स्कूल में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी ऑब्वियसली, लेकिन इनके स्कूल में टीचर जो होते थे उसको, और ये लोग खुद भी उसको, लैंग्वेज ऑफ द इनविजिट कंट्रीज बोलते थे, क्योंकि ये जापान जो था इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, ब्रिटेन और यूएस के अगेंस्ट। ये लैंग्वेज जो थी ना ब्रिटेन और यूएस में बोली जाती थी।
तो इसलिए उसको वो लैंग्वेज ऑफ द एनिमीज कंट्रीज बोलते थे। ये उस टाइम पे चौथी से लेके मिडिल क्लास तक थे, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस टाइम पे इनके यहाँ की स्कूल का जो एंट्रेंस होता है वो बहुत टफ होता है। तो इस वजह से अपनी नॉर्मल पढ़ाई के साथ में एंट्रेंस की तैयारी भी करनी रहती थी। तो ये अपने जो है फॉक्सहोल में बैठ के पढ़ाई करते रहते थे। और लकीली ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड वॉर में इनका गांव और जो इनका माउंटेन वाला जो एरिया था, आइलैंड, इस पे कोई भी बम नहीं गिरा, तो ये सेफ रहे। हाउएवर जापान में बहुत ज्यादा तबाही मचाई। हिरोशिमा नागासाकी में यूएस ने एटम बम फोड़ दिए थे और उससे करीब 2.25 लाख लोग जो है मारे गए थे। ये कहते हैं कि जापान में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, ये बहुत टफ होते हैं। और इसके लिए जो है शुरू से यानी स्कूल में ही बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो ग्रोथ था, ये पढ़ाई करने की वजह से और सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने की वजह से इनका जो ग्रोथ था वो वैसा नहीं हो सका जैसा होना चाहिए था। यानी कि ये अंडर नरिश्ड थे, यानी कि इनका ये माइल नरिश्ड थे। इनको जितना ग्रो होना चाहिए थे एज के साथ, उतना वो ग्रो नहीं हो सके। हाउएवर वो इतने मेहनती थे कि वो जितने भी स्कूल में उन्होंने एंट्रेंस दिया सब में वो पास हो गए। और फिर बाद में उन्होंने जो है कंटिन्यू मेडिकल स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया और वहां से जो उनका पीरियड होता है ग्रेजुएशन का, उस ग्रेजुएशन के पीरियड से पहले ही ये ग्रेजुएट हो गया। यानी कि इन्होंने जो पूरा टाइम से पहले ही इनको डिग्री दे दी गई। अब ये ग्रेजुएट हो गए मेडिकल स्कूल से, बट इनका जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स में था। तो ये इनका एक छोटा सा स्कूल था, जो अभी तो उनका जो गांव था वो बाद में टाउन हो गया, अभी उनके गांव का नाम भी नहीं बचा। तो ये स्कूल है जहां पे उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की थी। फिर इन्होंने क्या किया, मेडिकल में ग्रेजुएशन के बाद 1949 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एडमिशन लिया। ऑब्वियसली ये हार्ड वर्किंग थे और इन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी, तो इनका एडमिशन तो हो गया। लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे 1949 में जो है जापान को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो उनका जो फिजिक्स का प्राइस था वो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में था। जैसे वो नोबेल प्राइज 1949 में फर्स्ट टाइम इंडिया जापान में आया, तो वहां के ऑब्वियसली बहुत सारे उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और नौजवान तबका जो था उस टाइम में साइंस की पढ़ाई कर रहा था, वो सब पूरा रश किया कि चलो हम सब लोग जो फिजिक्स पढ़ेंगे, और सब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की तरफ भागे। तो इन्होंने देखा कि मैं तो एक्सपेरिमेंट में बहुत अच्छा है ना, यानी कोई भी चीज जो हाथ से करने की होती है मुझसे आती नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना आता है। तो एज ए रिजल्ट उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स जो है वो नहीं किया, बल्कि वो जियो फिजिक्स की तरफ चले गए। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है, जो हमने शुरू में भी देखा था कि हमको इंडिया में 1930 में सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स का। यानी कि जापान से हम लोग 19 साल पहले हमको नोबेल प्राइज मिल चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम आज की डेट में कंपेयर करें, तो उनके यहाँ जो नंबर ऑफ नोबेल प्राइज है और हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ नोबेल प्राइज है, वो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जापान बहुत आगे है। इंडिया के उसके बाद से फिजिक्स में एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो इस तरह से उन्होंने जो है जियो फिजिक्स ज्वाइन कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। वो कहते हैं कि जब मैं स्टार्ट किया वहां पे पढ़ना, तो ऑब्वियसली वो कंट्री के लेवल पे वहां पे स्टूडेंट थे। और ये टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है ना उस टाइम पे और आज भी जापान का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है आज भी, और इसकी वर्ल्ड रैंकिंग 27 है। तो ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है इवन टुडे, उस टाइम पे भी थी। तो वो जब वहां पे गए तो ऑब्वियसली बाकी लोगों से उनको कम्पीट करना था, तो उनका जो ग्रेड था वो सी ग्रेड से आगे नहीं जाता था, यानी कि वॉज ए वेरी पुअर स्टूडेंट। हम समझ सकते हैं क्योंकि उनका बैकग्राउंड बायोलॉजी में भी था, तो बायोलॉजी की वजह से उनका मैथमेटिक्स पुअर हो गया था, और मैथमेटिक्स स्ट्रांग ना होने की वजह से उनके ग्रेड्स जो थे वो बहुत कम आते थे अर्ली डेज में। हाउएवर वो कहते हैं कि बाद में मैंने अपने मैथमेटिक्स के ऊपर में बहुत वर्क किया, और बाय द ग्रेजुएशन वो काफी अच्छे स्टूडेंट बन गए थे, जो अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझते थे और उसकी जो फेनोमेना थी उसकी रीजनिंग अच्छे से कर सकते थे। उस टाइम पे क्या हुआ कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो था इंडिया जापान का, वहां पे गवर्नमेंट की जो जॉब थी वार की वजह से लगभग सारी भर चुकी थी। अब जो फ्रेश ग्रेजुएट थे इनके लिए कोई जॉब नहीं थी। तो क्या हुआ, इन्होंने जब ग्रेजुएशन किया तो इनको कोई जॉब नहीं मिली। नतीजा में क्या किया, उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी
मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स करके जब डिग्री मिली तो वापस फिर जॉब नहीं थी, यानी इनके डिपार्टमेंट के लिए कोई जॉब ही नहीं थी। बट उन्होंने क्या किया कि वापस फिर पीएचडी ज्वाइन कर ली, और फिर इस तरह से जॉब न मिलने की वजह से वो पढ़ाई करते रहे। तो इस तरह से इन्होंने जॉब ना मिलना जो है इनके लिए आगे पढ़ने का एक सबब बन गया, और उन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर ली। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में जो इस्माइगोरस्की जो थे, ये उसी फील्ड में काम कर रहे थे, यानी कि वो भी वेदर क्लाइमेट मॉडल पे काम कर रहे थे। हाउएवर वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में थे, काफी फेमस थे और वहां पे पैसे भी थे, तो वो अपना जो मॉडल था वो कंप्यूटर में बनाते थे। लेकिन यहाँ पे जापान में ये कहते हैं कि हम लोग जो जो वो लोग कंप्यूटर में करते थे, यहाँ पे ये लोग क्या सीरीज ऑफ लोगों को बिठा देते थे, 8-10 लोगों को, और उनको वो कैलकुलेशन करने बोलते थे जो कंप्यूटर करता है, यानी कि जो काम कंप्यूटर करता था वही काम आदमी करता था यहाँ पे। तो ये लोग बैठ के दिन भर खाली कैलकुलेशन करते रहते थे, और जो रिजल्ट निकालते थे वो रेनफॉल जो है मॉडलिंग के लिए ये लोग मैनुअली निकालते थे। एंड सेम जो मॉडल वहां होता था वो कंप्यूटर करता था। तो इनका जो मॉडल था इन्होंने पब्लिश किया। तो इनका जो वर्क था वो जो को बहुत पसंद आया, और इन्होंने ऑफर दिया कि अपने इनके प्रोफेसर को कि अपने स्टूडेंट को हमारे पास भेज दीजिए। ये कहते हैं कि ये लोग उस टाइम पे, यानी पीएचडी के टाइम पे जब वो पढ़ाई कर रहे थे, तो लगभग 18 घंटा हर दिन काम करते थे, यानी कि 18 घंटा ये हैंड कैलकुलेशन करते थे टू गेट द रिजल्ट। तो कहते हैं कि इस तरह से 18 लोग जो है ना, 18 घंटा बहुत सारे लोग काम करके जो कंप्यूटर का काम था उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते थे। उस टाइम पे सेट ऑफ पीपल वर्किंग फॉर 18 आवर इज इक्वल टू द कंप्यूटर। अभी के डेट में तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर आर वेरी फास्ट नाउ, बट उस टाइम पे कंप्यूटर रियली स्लो थे और बहुत बड़े होते थे। तो इनके पेपर को जो ने देखा और उन्होंने इनको यूएस में बुलाया। इसमें एक और इंसिडेंस होता है उसी टाइम पे कि रशिया ने जो है ना 1957 में क्या किया, स्पुतनिक जो है वो लॉन्च किया स्पेस में। अब क्या हुआ कि ये जो था इसमें सोलर पैनल आप देखते नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड था, तो ऑब्वियसली इसकी लाइफ बहुत कम थी। लेकिन क्या हुआ कि इसकी वजह से यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर हो गया ये स्पेस को लेके। अमेरिका को लगा कि रशिया जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है और हम पीछे रह जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट जो है उन्होंने इसका सोल्यूशन जो निकाला कि हमको पूरी दुनिया से जो टैलेंट है वो बुलाना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं, नहीं हम सब जानते हैं कि अमेरिका का ये स्टैंड रहा है कि पूरी दुनिया के टैलेंट को वो बुलाते हैं एट एनी कास्ट, उनको जो भी पे करना पे करते हैं, उनको सब चीज प्रोवाइड करते हैं, और फिर उनसे जो है हाई टेक्निकल रिसर्च और टेक्निकल काम कराते हैं। तो इस तरह से जो है फॉर लॉन्ग टाइम, अभी सेंचुरी हो गया, अमेरिका जो है इस तरह से करते करते अभी इस मुकाम पे पहुंचे। तो ऑब्वियसली उस टाइम पे जब ये टैलेंट का प्रॉब्लम हुआ तो अमेरिका के यहाँ पे ये चीज शुरू हुई। उसी के रिजल्ट में क्या हुआ कि उन्होंने जापान से इनको ऑफर दे दिया, और फिर जो है उन्होंने ये यहाँ पे पहुंच गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यहाँ पे ज्वाइन किया। तो मैं जस्ट एग्जांपल बताने के लिए बता रहा हूँ कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जो है ना वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। इनके टोटल 74 नोबेल प्राइजेस है अभी डिफरेंट फील्ड्स में, और 2021 में सिर्फ एक साल में 4 नोबेल प्राइज मिले थे इनको, उसमें से प्रोफेसर मन्नाबे का भी एक था। फिर हम क्विकली देखते हैं कि इनकी जर्नी जो काफी लंबी है, उसके बाद से लेके अभी 90 साल की उम्र तक। जब वो ज्वाइन किए थे वो 27 ईयर्स के थे और अभी वो 90 के हो गए हैं, तो बहुत लॉन्ग जर्नी है। इसमें मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे इम्प्लॉयमेंट किया। स्पेशली ये रिसर्च में ही रहे, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। फिर इनको बहुत सारी मेंबरशिप भी मिली, जैसे जिसमें एक नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस, नेल्स अकेडमी ऑफ यूरोपियन है, रॉयल सोसाइटी ऑफ कनाडा है, जापान अकेडमी, और बहुत सारे एकेडमिक एफिलिएशंस भी रहे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे इन्होंने लेक्चर्स वगैरह भी दिए। बहुत सारे मेंबरशिप्स भी प्रोफेशनल सोसाइटीज के साथ इनके रहे। फिर हम देखते हैं कि इनको बहुत सारे अवार्ड मिले अपार्ट फ्रॉम नोबेल प्राइज। इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले, बहुत सारे ऑनर भी मिले। इन्होंने एक बुक लिखी बियॉन्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये बुक जो आज जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनके सिलेबस में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। इसमें इस बुक के साथ में इन्होंने 176 ओरिजिनल रिसर्च कंट्रीब्यूशंस किए हैं और बहुत सारे
दूसरे पेपर्स भी रिव्यू किए और बुक्स भी लिखी है। तो इस तरह से इनका जो लाइफ हिस्ट्री था, और हमने देखा कि ये जो नोबेल प्राइज मिला था वो किस फील्ड में मिला, वो क्या चीज थी, और ये जो प्रोफेसर मन्ना में इनकी लाइफ क्या थी, और हम लोग अभी इसके एंड पे आ गए। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई ठीक है, नोबेल प्राइज है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का इन्होंने काम किया, और उन्होंने यहाँ तक पहुंचे और उनके काम को दुनिया ने सराहा, उसको फायदा उठा रहे हैं। लेकिन हम एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अगर हम समझो स्कूल में है, या हम साइंस ले रहे हैं, या अभी हम 8वीं 10वीं में है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो कायदे में हमारे पास भी ना इसका पाथ है, कि अगर हम स्कूल में है आज के डेट में, तो इसके लिए हमको साइंस स्ट्रीम लेना पड़ेगा और इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी लेना पड़ेगा। तो सपोज अगर हम साइंस में जाते हैं तो उसके ऊपर हमको प्लेन बीएससी के बाद हमको दूसरे कोर्सेज भी करने पड़ेंगे। अगर आप +2 कर रहे हैं तो आपको जस्ट आइसर पोस्ट ग्रेजुएशन इसका जो है जैम कोर्सेज को करना चाहिए। +2 के साथ में ही हम लोग जेई की तैयारी करके आईआईटीज में जा सकते हैं, और आईआईटीज में जाने के बाद हमारे लिए सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फिर इसमें डुअल डिग्री होता है, इंटीग्रेटेड एमएससी या डॉक्टरेट का भी प्रोग्राम होता है, जो बीएससी करने के बाद आपको वापस मिल जाता है आईसी जो आईआईटीज में और आईएससी में इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम में दाखिला मिल जाता है। उसके लिए अगर हम तैयारी करते हैं तो आप जो है उसमें दाखिला ले सकते हैं। इसमें फिर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो फिजिक्स, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सो ऑन। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है। हाउएवर ये बात है, अगर आप बीएससी करते हैं तो आप डुअल डिग्री में चले जाइए। अगर आप स्कूल में है तो आपको जेई की और इसकी जस्ट आइसर की एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, और यहाँ से करने के बाद आप फिर जीआरई और टॉफल की तैयारी करके आप वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज में वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, और फिर वहां के जो कटिंग एज रिसर्च होता है उनकी टीम में जाके आप भी काम कर सकते हैं। इवेंचुअली एक तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी ह्यूमैनिटी को, एंड एट द सेम टाइम आपको जो ह्यूमैनिटी है वो आपको रिकॉग्नाइज करती है थ्रू डिफरेंट रिकॉग्निशंस, अवार्ड्स एंड पोजीशंस। तो इसी के साथ ये सेशन आज का खत्म होता है।